Hello friends, let's start next session for the system programming. In the previous session we have seen how to construct symbol table, literal table and full table along with intermediate code generation. In that session we have also seen types of intermediate code, that is variant 1 and variant 2. To continue with the previous session, in this session we are going to see another kind of example. In this example I am going to cover all the assembler directives like start, end, LTORG, EQ and origin. So in this session, we will continue with the previous session and we will construct all the related data structures like symbol table, literal table, full table along with variant 1 and variant 2. So let's continue with this example. तो ये है आपके सामने नया एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने पांचों के पांचों असेंबलर डायरेक्टिव्स कवर किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में स्टार्ट है, एंड है, ओरिजिन, एलटीओआरजी और साथ ही साथ ईक्यू। ऐसे पांचों के पांचों असेंबलर डायरेक्टिव्स हमने एक ही एग्जाम्पल में यहाँ पे कंसिडर किए हैं। अलॉन्ग विद स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पांचों के पांचों हमने यहाँ पे प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर भी लिए हैं जो इस प्रोग्राम को, जो इस सोर्स कोड को टारगेट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि असेंबलर डायरेक्टिव्स, कंडीशन कोड, इंपेरेटिव स्टेटमेंट रिलेटेड, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट रिलेटेड एंड ऑल दीज रजिस्टर्स। सो अब हम लोग पहले इसको लोकेशन काउंटर के फॉर्म में जनरेट कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग सिंबल टेबल, लिटरल टेबल, फुल टेबल देखेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग वेरिएंट 1 एंड वेरिएंट 2 कंस्ट्रक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने लास्ट सेशन नहीं देखे होंगे या फिर लाइव स्ट्रीमिंग अटेंड नहीं की होगी तो पहले जाके आपको लास्ट सेशन देख लेने चाहिए, जिसमें कि मैंने पूरा बेसिक कवर किया था, हाउ टू कंस्ट्रक्ट सिंबल टेबल, लिटरल टेबल, फुल टेबल, साथ ही साथ वेरिएंट 1, वेरिएंट 2। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पहला स्टेटमेंट है असेंबलर डायरेक्टिव का और वो असेंबलर डायरेक्टिव है स्टार्ट। और स्टार्ट 200 हमें ये गाइड करता है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर इंपेरेटिव या डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है तो आपको ये प्रोग्राम उस पर्टिकुलर एड्रेस जो स्टार्ट के सामने है उससे लोड करना होगा। सो आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, दैट इज मूव आर। ये आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं इंपेरेटिव स्टेटमेंट के टेबल में। सो ये यहाँ पे लोड हो जाएगा 200 पे। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको पता चलेगा अगेन इंपेरेटिव स्टेटमेंट, नेक्स्ट अगेन इंपेरेटिव स्टेटमेंट, नेक्स्ट अगेन इंपेरेटिव स्टेटमेंट। सो इंपेरेटिव स्टेटमेंट के लिए हम लोग 1 वर्ड का मेमोरी अलोकेट करते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं मूव आर, मूव एम, ये सभी इंपेरेटिव स्टेटमेंट का पार्ट है। सो सबके लिए हमने 1 वर्ड का मेमोरी क्या कर दिया, अलोकेट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे सामने है वो है असेंबलर डायरेक्टिव का, दैट इज ओरिजिन 210। सो ओरिजिन क्या कहेगा? ओरिजिन कहेगा आई एम असेंबलर डायरेक्टिव, आई डोंट वांट मेमोरी स्पेस बट आई विल गाइड यू कि आपको आगे क्या करना है। सो ओरिजिन स्टेटमेंट हमें ये गाइड करता है कि अब आपको क्या करना है। अब आप 203 को कंटिन्यू नहीं कर सकते। ओरिजिन के सामने जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 210। सो अब आपको क्या करना है, ये प्रोग्राम जितना भी बचा हुआ है वो 210 से कंटिन्यू हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट जो स्टार्ट करेंगे वो 210 से लोड करना शुरू करेंगे, लेकिन ख्याल रखेंगे कि वो क्या नहीं होना चाहिए, असेंबलर डायरेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि असेंबलर डायरेक्टिव खुद के लिए मेमोरी स्पेस अलोकेट नहीं करेगा बट कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें गाइड करेगा। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अगेन व्हाट, असेंबलर डायरेक्टिव। सो हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट 210 से कंटिन्यू करने वाले थे क्योंकि ओरिजिन ने हमें गाइड किया था, लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देख सकते हैं असेंबलर डायरेक्टिव है। तो हम ये देखते हैं कि वो असेंबलर डायरेक्टिव हमें क्या गाइड करेगा। सो LTORG आप देख सकते हैं इट्स असेंबलर डायरेक्टिव। LTORG का लॉन्ग फॉर्म है लिटरल ओरिजिन। वो लिटरल्स को एड्रेस अलोकेट करने का काम करता है। सो हम लोग क्या करेंगे, इस LTORG से ऐसा रिवर्स जाएंगे जब तक कि स्टार्ट नहीं मिल जाता या और हमें LTORG ना मिल जाए। सो यहाँ पे हम लोग जब इसको स्कैन करेंगे प्रोग्राम को तो हमको पता चलेगा यहाँ पे 2 लिटरल्स है। इक्वल टू से जो स्टार्ट होंगे नंबर्स वो रहेंगे लिटरल्स। सो इन लिटरल्स को भी हमें क्या देना होगा, कहीं ना कहीं मेमोरी स्पेस अलोकेट करना होगा। सो 210 हमने दे दिया 5 को, आप देख सकते हैं, एंड 211 हमने दे दिया यहाँ पे इक्वल टू 1 को। सो इन 2 लिटरल्स को हमने मेमोरी स्पेस अलोकेट कर दिया। ओरिजिन 210 की वजह से हमने यहाँ पे 210 एंड 211 लिया।
अदरवाइज हम लोग 204 या फिर 205 उसको कंप्लीट करते हैं। पे अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं जो कि इंपेरेटिव स्टेटमेंट है। आप देख सकते हैं ये तीनों स्टेटमेंट इंपेरेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि ये इंपेरेटिव स्टेटमेंट इस टेबल का पार्ट है। तो हम लोग 1 वर्ड का मेमोरी इन तीनों के लिए अलोकेट करेंगे। सो 211 पे हमने एंड अप किया था। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं और इसे दे देते हैं 212, देन 213 एंड स्टॉप को हमने दे देना है 214। सो ये हमने लोकेशन काउंटर में वैल्यू ऐड कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आप दोबारा देखिए ओरिजिन। अब ओरिजिन फिर से क्या कहेगा कि आप 214 को कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब ओरिजिन डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है प्रोग्राम की वो कहां पे लोड होने वाली है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट ओरिजिन में यहाँ पे एक्चुअल एड्रेस दिया हुआ था। तो हमने 210 से डायरेक्ट कंटिन्यू कर दिया, बट यहाँ पे एड्रेस नहीं है। तो यहाँ पे क्या है देखिए लूप, क्या है लूप। तो अब हमें क्या करना है, हमें लूप के पास जाना है और लूप के सामने क्या एड्रेस है 202। सो अब आपको ये लूप 202 है ऐसा कंसीडर करना है। सो 202 प्लस 2 कितना हो गया 204। सो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो ये लूप प्लस 2 अब बन गया 204। सो ये हो गया ओरिजिन 204। सो अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लोड करना शुरू करेंगे 204 से। सो ये हो गया 204। यहां से ये हटा देता हूं 204। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिन लूप प्लस 2, लूप इज 202 प्लस 2 204। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट 204 से लोड होना शुरू हो जाएगा। सो नेक्स्ट आप देखेंगे एक स्टेटमेंट बस हमने लोड किया, फिर से ओरिजिन चेंज हो गया। अब ये ओरिजिन दोबारा डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कहां से लोड होंगे। सो इस ओरिजिन में क्या है लास्ट प्लस 1। सो हमें किसके पास जाना होगा, हमें लास्ट के पास जाना होगा। सो सी लास्ट, और लास्ट का एड्रेस क्या है 214। सो अगर हम लोग इस लास्ट को 214 प्लस 1 करें तो ये हो गया 215। मतलब ये लास्ट प्लस 1 एक्चुअल में क्या है 215। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट लोड होना शुरू हो जाएगा 215 पे, जैसे कि ये डीएस है और सामने क्या है 1 डिक्लेयर स्टोरेज। तो 1 वर्ड का मेमोरी ही इसके लिए अलोकेट होने वाला है। सो 215, देन नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया असेंबलर डायरेक्टिव। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ असेंबलर डायरेक्टिव कि खुद के लिए मेमोरी स्पेस की जरूरत नहीं है। मैं फिर से रिकॉल करवा दूं कि ओरिजिन डिसाइड करता है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कहां से लोड होना शुरू करेगा। LTORG क्या करता है लिटरल्स को एड्रेस अलोकेट करता है, खुद के लिए नहीं। और EQ क्या करता है, इसके लिए खुद के लिए एड्रेस स्पेस की जरूरत नहीं है, बट ये पॉइंटर की तरह काम करता है। यहाँ पे मैं EQ का मतलब बता दूं कि यहाँ पे देखिए क्या है बैक EQ लूप। तो लूप ऑलरेडी क्या है, लूप का एड्रेस ऑलरेडी क्या है 202। सो यहाँ पे ये बैक भी पॉइंट करना शुरू कर देगा लूप को और बैक का एड्रेस भी हो जाएगा 202। इसको हम पढ़े तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं बैक इज इक्वल टू लूप। EQ का मतलब क्या रहेगा इक्वल। सो बैक इज इक्वल टू लूप, जहां पे लूप है वहीं पे बैक पॉइंट करना शुरू कर देगा। जो भी लूप का रिलेटेड थिंग होगा, रिलेटेड वैल्यूज होगा, वो बैक का वैल्यू होगा। सो यहाँ पे अब हम लोग इसे स्किप कर देंगे क्योंकि इसने अपना मीनिंग क्लियर कर दिया कि जो लूप 202 है वही हमें बैक को देना है। सो खुद के लिए मेमोरी स्पेस की जरूरत नहीं है। सो सिंपली इस स्टेटमेंट को इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फिर से आप देख सकते हैं इट्स BDS1। सो अब हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पे 215 को कंटिन्यू करना चाहिए और 216 हमने दे दिया किसे BDS1 के लिए। अब हम लोग एंड के पास आते हैं। तो एंड आप देख सकते हैं इट्स असेंबलर डायरेक्टिव, खुद के लिए मेमोरी स्पेस की जरूरत नहीं है, बट आपको एंड के बाद लिटरल्स अलोकेट हो सकते हैं क्या ये चेक कर लेना चाहिए। सो एंड से अब आपको पहला LTORG आता है, जब तक क्या करना है रिवर्स स्कैन करना है। सो यहाँ पे इस LTORG तक हमने स्कैन किया क्योंकि इस LTORG ने यहाँ तक का एरिया में जो जो लिटरल्स थे उनको स्पेस अलोकेट कर दिया था। अब एंड के बाद हम क्या करेंगे, तो एंड के बाद इस एरिया में देखेंगे कहीं पे लिटरल्स है क्या। सो हाँ हमें लिटरल मिला दैट इज इक्वल टू 1।
अब इक्वल टू 1 को हमें क्या करना है, मेमोरी स्पेस अलोकेट करके देना है। सो अब हम लोग इस इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे मेमोरी स्पेस अलोकेट कर देंगे। 217 हमने दे दिया इक्वल टू 1 के लिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से लोकेशन काउंटर में सभी के सभी वैल्यू, सभी के सभी एड्रेसेस हमने अपडेट कर दिए। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट सिंबल टेबल, लिटरल टेबल एंड फुल टेबल बेस्ड ऑन दिस डेटा। तो बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, सिंबल टेबल, लिटरल टेबल, फुल टेबल। सिंबल टेबल का पहला कॉलम देख सकते हैं सीरियल नंबर, सेकंड सिंबल, लोकेशन जिसको कि एड्रेस भी हम कह सकते हैं, डिफाइन, यूज, वैल्यू और लेंथ, सीरियल नंबर, लिटरल, लोकेशन, लिटरल पॉइंटर। ऐसे लिटरल टेबल, फुल टेबल एंड सिंबल टेबल के क्या है, एंट्री है, इनके कॉलम्स है। ये ऑथर वाइज कम ज्यादा हो सकते हैं, कोई ऑथर 2-3 कॉलम में ही डिस्क्राइब करता है, कोई टीचर भी 2-3 कॉलम में डिस्क्राइब करता है, बट दीज आर दी कॉम्प्रिहेंसिव एंट्रीज। कंप्लीट यहाँ पे हमने सिनारियो दे दिया है। सो अब सिंबल टेबल में एंट्रीज वेरिएबल्स की या सिंबल्स की होती कैसे है, ये सबसे पहले आपको जानना और समझना जरूरी है। अब ये जानते हैं कि सिंबल टेबल में सिंबल की एंट्रीज होती कैसे है। तो इसके अलग अलग तरीके हम बोल सकते हैं। कोई टीचर या कोई ऑथर आपको ये बताएगा कि आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम को क्या करते जाना है, स्कैन करते जाना है, और स्कैन करते करते जैसे यहाँ पहला सिंबल मिला ए, तो ए की एंट्री पहले होगी, दूसरा सिंबल मिला तो दूसरे की एंट्री होगी। ये एक तरीका है। तो प्रोग्रामिंग अप्रोच से अगर हम जाए तो स्कैन करते समय में ये काफी आसान हो सकता है। और दूसरा तरीका ये है जो कि आपका रेफरेंस बुक भी बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको जब भी पहला लेबल फील्ड में सिंबल मिलेगा, आपको सिंबल टेबल में एंट्री करनी चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये सिनारियो या ये अप्रोच बहुत बेहतर अप्रोच है कि आप क्या करते हो, लेबल फील्ड में आपको जितने भी सिंबल्स मिलते जाएंगे, वो सिंबल सिंपली आप लोग क्या करेंगे, सिंबल टेबल में एंटर कर लेंगे। तो आपको स्कैन करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे देखो कितने सिंबल्स है, टोटल 6 सिंबल्स है। ये 6 के 6 सिंबल सिंपली लिख लेता हूं, लूप, नेक्स्ट, लास्ट, ए, बैक, बी। मैंने सभी के सभी सिंबल सिंपली लिख लिए। नंबर दे देता हूं 1 2 3 4 5 6। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए लूप के सामने एड्रेस क्या है, 202। चल राइट 202। देन क्या इसको डिफाइन किया हुआ है, हाँ ये इस तरफ है, मतलब क्या है इसका मतलब, इसको डिफाइन किया हुआ है। सो यस डिफाइन किया है। यूज किया है क्या, सो यूज किया है कि ये देखने के लिए इस एरिया में हमको आना पड़ेगा। तो इस एरिया में देखते हैं हम लोग कि यस इसको यहाँ पे यूज किया है हमने। तो यूज किया है, इसका वैल्यू लेंथ डैश, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं डीसीडीएस से इसको डिक्लेयर नहीं किया है, तो हमें उसका लेंथ नहीं पता, उसका वैल्यू नहीं पता, तो सिंपली उसको डैश कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट तरफ, जो कि क्या है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में देखिए इस तरफ आपको देखना है किस लिए यूज किया है, क्या इस तरफ अगर है तो डिफाइन किया ही हुआ है। तो एड्रेस के लिए हमें क्या करना है, उसी के रो में आगे बढ़ना है, और हमें ये मिल गया 212। तो आई सिंपली राइट 212, डिफाइन किया है, यूज किया है क्या देख लेते हैं कि कहीं पे इसको यूज किया है क्या। तो इस एरिया में देख सकते हैं आप कहीं पे इसको यूज नहीं किया है। अगर इसको यूज नहीं किया है मतलब यहाँ मुझे लिखना है डैश, वैल्यू एंड लेंथ डैश। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सिंबल की तरफ। तो नेक्स्ट सिंबल है लास्ट। लास्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कि लास्ट के सामने क्या एड्रेस है। सो लास्ट के सामने है 214। तो सिंपली आई राइट 214, डिफाइन किया है क्योंकि यहाँ है लास्ट, यहाँ पे यूज भी किया है डैश। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सिंबल की तरफ जो कि है ए। सो ए के सामने एड्रेस है 215। सो आई राइट हियर 215, इसको डिफाइन किया है, इसको यहाँ पे यूज भी किया है, और इसका लेंथ देख लेते हैं 1। इट्स नॉट अ वैल्यू, इट्स अ लेंथ, बिकॉज डीएस है। डीएस मतलब क्या, डिक्लेयर स्टोरेज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बैक, EQ, लूप।
ये पॉइंट यहाँ पे समझना जरूरी होगा। आप देखिए कि इसका मतलब क्या होता है कि बैक इज इक्वल टू लूप, EQ is what? A similar directive. तो इसका मतलब है back is equal to loop, मतलब wherever you find loop, there back क्या करेगा? पॉइंट करेगा। So loop का जो एड्रेस रहेगा वही किसका रहेगा? बैक का रहेगा। So back is equal to loop, तो यहाँ पे सिंपली आपको लिख देना है 202, जो कि आप देख सकते हैं लूप का है, वही अब किसका है? बैक का, बिकॉज बैक इज इक्वल टू लूप। इसको देख सकते हैं हम लोग डिफाइन किया हुआ है, इसको यूज भी किया हुआ है, और वैल्यू लेंथ की बात करते हैं तो डैश, बिकॉज लूप के लिए भी वैल्यू लेंथ नहीं है। तो बैक इज इक्वल टू लूप, इसलिए इसके लिए भी डैश, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। सो नेक्स्ट सिंबल है बी। सो बी का एड्रेस उसी के सामने आपको मिल जाएगा, विच इज 216। सो सिंपली आई राइट 216, इसको डिफाइन किया हुआ है, इसको यूज भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं, और इसका लेंथ है 1। इस तरीके से हमने सिंबल टेबल में क्या कर ली? एंट्री कर ली। दूसरा अप्रोच क्या होता सिंबल टेबल में एंट्री करने का, कि हम लोग ऐसा स्कैन करते, फिर सबसे पहले हमें क्या मिलता? ए। तो इंस्टेड ऑफ लूप मैं क्या लिखता था? ए लिखता था। बट ये अप्रोच आपको एग्जाम पर्पस के हिसाब से यूज नहीं करना है। प्रोग्राम अगर आपको करना है सिस्टम प्रोग्रामिंग में, तो ये अप्रोच बेहतर अप्रोच है, कि जैसे जैसे आपको ऑपरेंट फील्ड में सिंबल्स मिलते जाए, वैसे वैसे आप इसको क्या कर लो? एंटर कर लो। बट अगर हम लोग असेंबलर की बात करें, उसमें पास 1 पास 2 ऐसे दो टाइप होते हैं। अगर हम लोग पास 2 की बात करें, उसमें 1 पास एंड 2 पास है, मतलब एक तरफ होता है एनालिसिस, दूसरी तरफ होता है सिंथेसिस। सो एनालिसिस फेज में जैसे ही आपको लेबल मिलते जाते हैं, वैसे ही आप सिंबल टेबल में क्या करते हैं? एंट्री करते जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका एनालिसिस ही कर रहे हैं। सो व्हेनेवर यू फाइंड लेबल, आपको सिंबल टेबल में उसकी एंट्री कर देनी है। सो दिस विल बी द सजेशन कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जिस सीक्वेंस में सिंबल आएंगे उसी सीक्वेंस में आपको सिंबल टेबल में लिख देना है। देन जैसे जैसे एड्रेस दिखते जाएंगे, वैसे वैसे एड्रेसेस आपको यहाँ पे लिख देना है। बढ़ते हैं आगे लिटरल टेबल की तरफ। सो लिटरल टोटल कितने हैं? देखिए यहाँ पे इक्वल टू 5 है, इक्वल टू 1 है, उन दोनों को यहाँ पे हैंडल किया हुआ है। सो सबसे पहले उनका एंट्री कर देते हैं। नंबर 1 हमें मिला इक्वल टू 5, जिसका कि एड्रेस आप देख सकते हैं 210 है, 210। नंबर 2 इक्वल टू 1, जिसका कि एड्रेस यहाँ आप देख सकते हैं 211 है। देन नेक्स्ट वन आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट वन हमको यहाँ पे दिया है इक्वल टू 1। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसका एड्रेस हमने यहाँ पे अलोकेट किया हुआ है। सो थर्ड वन इज इक्वल टू 1, एंड वो अलोकेट किया हमने 217 पे। सो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। अब पुल की अगर बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इतना एरिया आता है पुल 1 के लिए, इतना एरिया आता है पुल 2 के लिए। ये पहला अलोकेशन मतलब पुल 1, दूसरा अलोकेशन मतलब पुल 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुल 1 कहाँ पे शुरू होता है? नंबर फर्स्ट रो पे। और पुल 2 कहाँ पे शुरू होता है? नंबर थर्ड रो पे। सो फर्स्ट रो पे पुल 1 शुरू हुआ, थर्ड रो पे पुल 2 शुरू हुआ, इसलिए यहाँ पे आ गया #1। हैश मतलब नंबर 1, नंबर 3। इसका मतलब ये है कि दिस #1 is pointing to first row of literal table where pull 1 is starting, and this #3 is pointing to third row of literal table where pull 2 is starting। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसका जो यहाँ पे हेडिंग है वो भी क्या है? लिटरल पॉइंटर, क्योंकि ये लिटरल टेबल की जो एंट्रीज है उनको पुल वाइज क्या करता है? मैप करता है, पॉइंट करता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सिंबल टेबल, लिटरल टेबल एंड पुल टेबल यहाँ पे जनरेट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है टू कंस्ट्रक्ट वेरिएंट 1 एंड वेरिएंट 2। आपको मैं दोबारा याद दिला दूं, सिंबल टेबल आपको एग्जाम में इट इज बेटर अप्रोच कि इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग एंड देन एंटरिंग, आप सीधा सीधा इन एंट्रीज को क्या कर सकते हैं? सिंबल टेबल में लिख सकते हैं। बट सिस्टम प्रोग्रामिंग में या प्रोग्राम करते समय आप स्कैन का अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं। तो बढ़ते आगे वेरिएंट 1 वेरिएंट 2 की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरिएंट 1 एंड वेरिएंट 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला स्टेटमेंट है स्टार्ट 200।
तो सबसे पहले हमें इसका क्लास पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं स्टार्ट या सिमिलर डायरेक्टिव में आता है, मतलब ये एडी इसका क्लास हो जाएगा और उसका नंबर है 01। सो मैं कैसे इसमें एंट्री करने वाला हूँ, आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, इट्स एडी कॉमा 01। इसका मतलब ये हुआ कि असिमिलर डायरेक्टिव है और उसका नंबर है 01। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे 200 के लिए। दिस 200 in this case considered as a constant. So यहाँ पे सिंपली आपको ऐसा लिखना है C200। So यहाँ पे 200 ये बन जाता है कांस्टेंट। ये 51 के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं L मतलब लिटरल, ये बैक B A इनके लिए हम यूज करेंगे S दैट इज सिंबल। सो यहाँ पे 3 ये जनरल हम लोग अल्फाबेट्स यूज करने वाले हैं। वेरिएंट 2 में यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, सेम टू सेम आपको लिखना है। कांस्टेंट भी वैसे ही रिप्रेजेंट यहाँ पे किया जाता है C200 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वेरिएंट 1 में। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज नाउ मूव आर AREG इक्वल टू 5। तो सबसे पहला टारगेट है इसका क्लास आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ मूव आर है, मतलब आपको इंपेरेटिव स्टेटमेंट में मूव आर इस रो में 04 आपको मिल जाएगा। सो क्लास है इसका इंपेरेटिव। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंपेरेटिव स्टेटमेंट और नंबर 4 बिकॉज मूव आर का नंबर आप देख सकते हैं इट्स 4। देन नेक्स्ट आप देख सकते हैं ऑपरेंट पार्ट में इट्स ए रजिस्टर। तो अब आपको आ जाना है रजिस्टर के टेबल में। रजिस्टर के टेबल में ABCD 4 रजिस्टर है, नंबर है उनके 1 2 3 4। सो सिंपली अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1, 01 लिखो या 1 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं इट्स लिटरल, ठीक है। और लिटरल आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये लिटरल पहला लिटरल है जो हमने लिटरल टेबल में इसका एंट्री कराया था। सो यहाँ पे मैं लिख देने वाला हूँ L1। देन यहाँ पे वेरिएंट 2 में देखिए सेम IS04, लेकिन वेरिएंट 2 में अब हम इस 01 की जगह जो हमने यहाँ पे 01 किसके लिए लिखा था, ए रजिस्टर के लिए। सो ए रजिस्टर ये एज इट इज नेम आपको लिखना है वेरिएंट 2 में। ये मेजर यहाँ पे डिफरेंस है। सो हियर आई राइट ए रजिस्टर एज इट इज। देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिटरल नंबर 1। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं विच इज मूव एम AREG कॉमा A। सो मूव एम के लिए हम देख सकते हैं ये भी आ जाएगा इंपेरेटिव स्टेटमेंट में, इसका क्लास है IS और नंबर आप देख सकते हैं इट्स 05। तो इसमें मैं एंट्री कर देता हूँ IS05। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इट्स ए रजिस्टर, सो आई राइट 01। नेक्स्ट यहाँ पे अब आप देखिए इट्स ए का मतलब क्या है, सिंबल। तो अब हम लोग सिंबल टेबल में जाएंगे कि सिंबल टेबल में ए की एंट्री कहाँ पे हुई है। या तो आप सिंबल टेबल में जाइए या फिर 1 2 3 4 फोर्थ एंट्री हमने की थी, क्योंकि मैंने आपको कहा था ये कॉलम एज इट इज सिंबल टेबल में क्या कर देना है, एंटर कर देना है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं 1 2 3 4। सो हियर आई विल राइट सिंबल नंबर 4। सो सिंपली मैंने यहाँ पे कर दिया S,4। देन अब मैं यहाँ पे वेरिएंट 2 में ऐसे लिख लेता हूँ IS05। इसमें यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता है, बट जो 01 अब हमने यहाँ पे लिखा है और S,4 लिखा है उसकी जगह पे हम लोग एज इट इज ए रजिस्टर एंड ए लिखने वाले हैं। सो हियर आई विल राइट ए रजिस्टर कॉमा ए एज इट इज। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं लिखते। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ते विच इज मूव आर AREG कॉमा ए। सो अगेन इट्स इंपेरेटिव स्टेटमेंट नंबर 04 सिंस इट इज मूव आर आप चेक कर सकते हो। देन ए रजिस्टर मतलब 01 एंड देन ए आ गया मतलब अगेन सिंबल नंबर 4 जो हमने अभी अभी यहाँ पे देखा था। वेरिएंट 2 में इंपेरेटिव स्टेटमेंट नंबर 4 और यहाँ पे ए रजिस्टर और ए हम लोग डायरेक्टली लिखने वाले हैं। सो वेरिएंट 2 में अब आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 में ये डिफरेंस है कि वेरिएंट 1 में ए रजिस्टर हो B C D जो भी कोई रजिस्टर हो जो भी कोई सिंबल हो वो हम प्रोसेस करके लिखते हैं, वेरिएंट 2 में एज इट इज लिखते हैं। लेकिन वेरिएंट 2 में यहाँ आप देख सकते हैं लिटरल्स और कांस्टेंट की एंट्री एज इट इज हमने की है। तो अभी तक सिर्फ हमने क्या रजिस्टर्स और सिंबल
इन्हीं को हमने एज इट इज लिखा हुआ है वेरिएंट 2 में। तो ये आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते आगे। So this is the next statement, move r CREG equal to 1. So again it's a imperative statement number 4. CREG का मतलब 03 आप यहाँ पे देख सकते हैं CREG नंबर 3 में आता है। So next हम लोग यहाँ पे इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं। देखिए ये लिटरल नंबर 1 था, ये आ गया लिटरल नंबर 2। So here I will write L2। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इम्पेरेटिव स्टेटमेंट और यहाँ पे सेम 04 देन 03 मतलब अब हम लोग डायरेक्ट रजिस्टर का नाम लिखेंगे CREG एंड देन L2 लिटरल को हम लोग वेरिएंट 2 में कुछ नहीं करते, एज इट इज जैसे है वैसे ही लिखते हैं। देन अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ विच इज ओरिजिन 210। सो ओरिजिन 210, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि इट्स सिमिलर डायरेक्टिव नंबर है उसका 3 AD03। देन यहाँ पे क्या है 210 दैट इज अ कांस्टेंट। सो हियर आई विल राइट C, 210 AD03 एंड C, 210 बिकॉज वेरिएंट 2 में हम कांस्टेंट की एंट्री को चेंज नहीं करते, जो वेरिएंट 1 में आएगा वही वेरिएंट 2 में लिखते हैं। नेक्स्ट अब क्या है LTORG। तो LTORG इज ऑल्सो अ सिमिलर डायरेक्टिव नंबर, आप उसका देख सकते हैं इट्स 05। देन यहाँ पे वेरिएंट 2 में भी हम लोग सेम टू सेम उसको एंट्री करने वाले हैं। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है अब सब AREG इक्वल टू 2। सो नाउ अगेन इट इज इंपेरेटिव स्टेटमेंट, इसका नंबर देख लेते हैं सब का हम लोग इट्स 02। सो हियर आई राइट 02 देन AREG इक्वल टू 1। सो सिंपली AREG मतलब है 01 आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड नाउ दिस इक्वल टू 1 इज थर्ड लिटरल बिकॉज फर्स्ट था 5, सेकंड था ये 1 और थर्ड था अब ये 1। सो अब मैं इसको कर देता हूँ L3। सो ये हो गया हमारा एंट्री। अब हम बढ़ते हैं वेरिएंट 2 के एंट्री की तरफ। सो इंपेरेटिव स्टेटमेंट नंबर 2 देन ये 1 की जगह अब हम लोग लिखेंगे एक्चुअल नेम A रजिस्टर। सो हियर आई राइट A रजिस्टर और L3 एज इट इज सिंस इट इज लिटरल और वेरिएंट 2 में लिटरल के एंट्री को एज इट इज लिखते हैं जैसे कि वेरिएंट 1 में होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अभी BCLT बैक। तो BC आप यहाँ चेक कर सकते हैं इंपेरेटिव स्टेटमेंट का पार्ट है नंबर 7, इंपेरेटिव स्टेटमेंट नंबर 7 और LT हमेशा याद रखना है। BC मतलब ब्रांच कंडीशन, उसके सामने LT कहाँ पे मिलता है कंडीशन कोड में मिलता है। सो BC के सामने ही आपको ये सभी कंडीशन कोड मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LT का नंबर क्या है। सो आप पहले ही एंट्री देख लो इट्स 01। सो सिंपली आई राइट 01। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये 01 A रजिस्टर के लिए है और ये LT के लिए हमने ये नीचे वाला 01 लिखा है। सो जनरली ये यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, गड़बड़ होता है, तो वो आपको अवॉइड करना होगा। नेक्स्ट अब एंट्री करना है हमको बैक के लिए। तो बैक ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ एंट्री मतलब S,5। सो हियर आई राइट S,5। सो यहाँ पे अब लिख दिया IS07। अब यहाँ ये 01 A रजिस्टर नहीं है, वो क्या है LT। सो हियर आई राइट LT। सो अब आप देख रहे होंगे वेरिएंट 1 वेरिएंट 2 में डिफरेंस। वेरिएंट 2 में हम लोग सिंबल एज इट इज लिखते हैं, रजिस्टर एज इट इज लिखते हैं और कंडीशन कोड एज इट इज लिखते हैं। लिटरल्स कांस्टेंट को कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं होता है, जो वेरिएंट 1 में होता है बाकी सबका सब एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होता है। देन हम लोग बैक को एज इट इज लिख लेंगे। सो बैक मैंने एज इट इज लिख लिया। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है अब स्टॉप। सो स्टॉप भी क्या है इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, नंबर है उसका 00। स्टॉप इज इंपेरेटिव स्टेटमेंट, नंबर इज 00, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओरिजिन, इट्स असिमिलर डायरेक्टिव, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट। असिमिलर डायरेक्टिव का नंबर यानी ओरिजिन का नंबर यहाँ पे है 03। सो वी विल राइट AD03, आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट। सो 03। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट लूप प्लस 2। इसको कैसे लिखना है देखिए, लूप ये नंबर 1 एंट्री है यानी S,1 सिंबल टेबल में भी आप देख सकते हैं या ये सीक्वेंस फॉलो करो। सो S,1 प्लस 2, आपको इसको ऐसा लिखना है S,1 प्लस 2। देन यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, सो AD03 वेरिएंट 2 में
नेक्स्ट अब कैसे लिखेंगे, सो यहाँ पे s कॉमा 1 है, s कॉमा 1 यहाँ पे क्या है, लूप, सो विल राइट लूप एंड प्लस 2 एज इट इज। सो दिस इज द डिफरेंस वेरिएंट 1 वेरिएंट 2। आप बार बार ध्यान दीजिए, सिंबल, रजिस्टर्स और कंडीशन कोड एज इट इज लिख रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट अब देख लेते हैं, विच इज मल्ट CREG कॉमा बी। सो मल्ट इज अगेन इंपेरेटिव स्टेटमेंट, उसका नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज 03, सो आई राइट 03। CREG नंबर देख सकते हैं, इट्स 03, सो 03 एंड बी का आप नंबर यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर की एंट्री है, मतलब s कॉमा 6 एंड दिस यू कैन वेरीफाई इन सिंबल टेबल्स एज वेल। तो आप देखेंगे बी का एंट्री कहाँ पे है, 6 नंबर पे आपको मिल जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिंबल टेबल में किस हिसाब से एंट्री करते हो, क्या सीक्वेंस में एंट्री करते हो, वैसे ही आपको वेरिएंट 1 वेरिएंट 2 में लिखना चाहिए। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं वेरिएंट 2 की तरफ। सो हियर आई राइट इंपेरेटिव स्टेटमेंट 03, देन 03 का मतलब हमने यहाँ CREG लिया है, आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, बी। तो ये हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ओरिजिन लास्ट प्लस 1। ओरिजिन इज असेंबलर डायरेक्टिव, नंबर है उसका 03, आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन लास्ट प्लस 1, सो लास्ट का एंट्री आप यहाँ देख सकते हैं, वो थर्ड नंबर है 1 2 3। सो हियर आई विल यूज s कॉमा 3 प्लस 1 बिकॉज यहाँ पे प्लस 1 है। एंड इन दिस केस मतलब वेरिएंट 2 में AD03 इंस्टेड ऑफ S3, नाउ आई विल यूज डायरेक्टली लास्ट, सो लास्ट और उसमें मिला दिया प्लस 1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, विच इज ds कॉमा 1। सो अब ये आ गया डिक्लेरेशन स्टेटमेंट और इसका नंबर है 2, आप देख सकते हैं ds का नंबर है 2। देन उसके सामने है 1 विच इज नथिंग बट कांस्टेंट c कॉमा 1। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगेन DL02 c कॉमा 1 बिकॉज वेरिएंट 2 में कांस्टेंट के लिए कोई चेंजेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे EQ की तरफ। EQ इज असेंबलर डायरेक्टिव एंड उसका नंबर है 04। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, सो इट्स असेंबलर डायरेक्टिव नंबर 04, लूप 1 फर्स्ट सिंबल है, सो इट इज s कॉमा 1। सो अगेन असेंबलर डायरेक्टिव 04 और सिंबल की जगह एक्चुअल हम उसका नाम लिखेंगे विच इज नथिंग बट लूप। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अब आप देख सकते हैं BDS1 विच इज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। सो DS है 02, एंट्री आप चेक करना है। देन यहाँ पे 1 है, सो इट्स कांस्टेंट c कॉमा 1, नो चेंज इन वेरिएंट 2 एज इट इज, हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। देन अब लास्ट स्टेटमेंट है हमारे सामने विच इज नथिंग बट एंड का स्टेटमेंट। एंड इज अ सिमिलर डायरेक्टिव एंड नंबर इज 2, so I will write AD comma 2. Here also I'll write AD comma 2. So इस तरीके से हम लोग वेरिएंट 1 वेरिएंट 2 यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो वेरिएंट 1 एंड वेरिएंट 2 का मेजर डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। वेरिएंट 1 में प्रोसेसिंग थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि हम वहाँ पे सिंबल की एंट्री सिंबल के नंबर वाइज करते हैं, साथ ही साथ रजिस्टर के भी एंट्रीज हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके करते हैं। लेकिन वेरिएंट 2 में हम लोग ABCD कोई भी रजिस्टर हो, कोई भी सिंबल हो, कोई भी कंडीशन कोड हो, एज इट इज उनका नाम लिखते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में वहां पे नहीं लिखते। कांस्टेंट लिटरल में हम लोग वहां पे चेंज नहीं करते। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है टू जनरेट टारगेट कोड फॉर द सोर्स प्रोग्राम। सो अब हम लोग इस सोर्स कोड के लिए टारगेट कोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो लोकेशन काउंटर के वैल्यूज मैंने लिखे थे उनको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, जिससे कि हमें टारगेट कोड जनरेशन में आसानी हो जाए। टारगेट कोड में 3 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा जो कि ऑपकोड के लिए रहेगा, दूसरा कॉलम रहेगा रजिस्टर ऑपरेंड के लिए और तीसरा कॉलम रहेगा मेमोरी ऑपरेंड के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन काउंटर को मैं परफेक्टली और एक बार यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। सो अब दोबारा से मैं लोकेशन काउंटर के वैल्यूज को लिख लेता हूँ। सो स्टार्ट हमें बता रहा है इट्स 200, मतलब आपको ये प्रोग्राम 200 मेमोरी लोकेशन से लोड करना है। सो लोकेशन काउंटर की पहली वैल्यू है 200, then the next one is 201, 202 because all these are imperative statement। then origin यहाँ पे चेंज हो गया था, तो ओरिजिन के सामने है 210, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी रहेगा वो 210 से लोड होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, LTORG। तो यहाँ पे ये जो 2 लिटरल है इक्वल टू 5 एंड इक्वल टू 1, इनको हम लोग यहाँ पे अलोकेशन देने वाले हैं। सो सिंपली हियर आई यूज
210 फॉर 5 आप देख सकते हैं, एंड 211 फॉर मैं यहाँ लिख लेता हूँ इक्वल टू 1 के लिए। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगा 212, देन 213, देन 214 बिकॉज ऑल आर इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स। देन ओरिजिन दोबारा चेंज हो गया, तो यहाँ पे लूप प्लस 1 है, तो लूप के सामने जाके उसका हम लोग एड्रेस देख लेते हैं, जो कि क्या है 202, ये उसका लोकेशन है, और ये 202 प्लस 2 मतलब हो गया 204, ये ऑलरेडी फंडामेंटल हमने देख लिया है। देन यहाँ पे अब आ जाएगा ये 204, देन ओरिजिन दोबारा चेंज हो गया, इट्स नाउ लास्ट प्लस 1, so last is 214 plus 1 that is nothing but 215। so next statement आ जाएगा 215 से, so यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 215, we are skipping these statements because ये क्या है असेंबलर डायरेक्टिव है, उनके लिए मेमोरी स्पेस नहीं चाहिए। इवन यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कीजिए कि 210 एंड 211 ये हमने LTORG के हिसाब से इनको डिक्लेयर किया हुआ है। LTORG ने खुद के लिए मेमोरी स्पेस नहीं लिया है, इवन ओरिजिन को हमने खुद के लिए मेमोरी स्पेस नहीं दिया है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट आ जाएगा EQ स्टेटमेंट्स, अगेन ये असेंबलर डायरेक्टिव है, नो स्पेस। देन यहाँ पे ये आ जाएगा 216 एंड देन एंड के बाद एक और हमने यहाँ पे लिटरल को स्पेस दिया था, that is nothing but equal to 1। so simply here I will use 217 और ये मैंने दिया इक्वल टू 1 के लिए। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी हमने लिटरल के लिए यहाँ पे एड्रेस अलोकेट किया है। अब हम टारगेट कोड जनरेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। टारगेट कोड में 3 कॉलम होते हैं, दोबारा रिकॉल करवा दूं। पहला कॉलम रहेगा ऑप कोड के लिए, दूसरा रहेगा रजिस्टर के लिए, और तीसरा रहेगा मेमोरी ऑपरेंड के लिए। किस तरीके से इसकी एंट्रीज होगी बता देता हूं। +04, अब ये मैंने 04 क्यों लिखा? बिकॉज मूव आर का नंबर अगर आप इंपेरेटिव स्टेटमेंट में देखो तो आपको पता चलेगा इट्स 04। then AREG is number 1 register, so I will write 1, then equal to 5। आप देख सकते कहां पे हमने इसके लिए मेमोरी एलोकेट किया है 210 पे, so here I will write 210। तो 3 कॉलम आप देख सकते हैं, पहला होता है ऑपकोड के लिए, दूसरा होता है रजिस्टर ऑपरेंड, और तीसरा होता है मेमोरी ऑपरेंड के लिए। ये एंट्री हमने यहाँ पे कर दी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए, और नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए क्या ऑपकोड जनरेट होंगे देखते हैं। नाउ दिस इज MOVM AREG, A। MOVM इज नंबर 5, आप वेरिएंट 1 वेरिएंट 2 में भी देख सकते हैं, या आप सिंपली जो भी आपके प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है वो टेबल में भी इनके नंबर देख सकते हैं। देन A रजिस्टर दैट इज नंबर 1, देन A, यहाँ पे A आप देख सकते हैं 215 पे हमने इसको डिफाइन किया हुआ है, हमने वो यहाँ पे लिख दिया। लेट मी क्लियर, ये जो पहला कॉलम है ये सिर्फ 2 डिजिट में होना चाहिए, दूसरा कॉलम जो है वो 1 डिजिट में होना चाहिए। मतलब आप 01 02 ऐसा कहाँ मत लिखो, रजिस्टर्स के लिए मत लिखो, सिंपली 111 ऐसा आपको लिखना है, 1 2 3 जो भी वैल्यू है उसी हिसाब से लिखना है। और यहाँ पे ये डिपेंड करता है स्टार्ट पे। स्टार्ट अगर मान लो 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, उसके हिसाब से आप लोग मेमोरी ऑपरेंड लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए, दैट इज MOVR AREG, A। तो अगेन MOVR इट्स 04, AREG के लिए 1, और इस A के लिए हमने ऑलरेडी देखा इट्स 215, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 215। नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए अब चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दिस, और इस स्टेटमेंट के लिए भी +04, CREG के लिए 3 एंड दिस इक्वल टू 1, हमने 211 पे उसको मेमोरी अलोकेट किया है, सो इट्स 211। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? अब आपको यहाँ पे ये जो 210 एंड 211 है उसके लिए भी टारगेट कोड के लिए वैल्यू लिखना होगा। तो टारगेट कोड में इनके लिए हम लोग कैसा लिखेंगे? विल राइट +00, हियर विल राइट 0, और यहाँ लिखेंगे 005, देन +000 एंड यहाँ लिखेंगे 001। तो ये एक एडिशनल आप यहाँ पे कंसिडरेशन कर सकते हो। बहुत जगह पे आपको लिटरल्स के लिए टारगेट कोड में जनरेशन नहीं दिखेगा। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। सब इट इज नाउ
प्लस सबका एंट्री 02 है, AREG के लिए 1 और ये इक्वल टू 1 आया है 217 पे, सो आई विल राइट 217। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं विच इज नथिंग बट BC। सो BC के लिए लिख लेते हैं प्लस 07, नंबर आप चेक कर लो, LT के लिए है 1। देन बैक के लिए आप देख सकते हैं कि बैक किसको दिया हुआ है, लूप बैक इज इक्वल टू लूप, यानी लूप का एड्रेस क्या है 202। ये आप लोग सिंबल टेबल से भी डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 202। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं विच इज नथिंग बट स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है 0 0। सो एवरीवेयर 0 0 0 0 0 0 बिकॉज स्टॉप के आगे आप देख सकते हो नो एंट्रीज देयर। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देख सकते हैं इट्स ओरिजिन, सो उसके लिए आपको कोई यहाँ पे एंट्री करने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट है मल्ट, इसके लिए एंट्री करना पड़ेगा हमको, सो इट्स प्लस 03। CREG के लिए हम देख सकते हैं इट्स अ थर्ड रजिस्टर एंड B के लिए आप देख सकते हैं इट्स अ 216। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ 216। देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री है ओरिजिन के लिए, सो अगेन डैश, कुछ आपको वहां पे एंट्री करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है DS के लिए, DS के लिए भी कोई एंट्री नहीं होती है, ध्यान दे। DC के लिए एंट्री होती है, DS के लिए एंट्री नहीं होती। देन आगे बढ़ते हैं EQ, दैट्स द असेंबलर डायरेक्टिव, नो एंट्री। देन इट इज अगेन DS, नो एंट्री। देन अगेन इट इज एंड, नो एंट्री। लेकिन यहाँ पे फिर से क्या आ गया, लिटरल। लिटरल के लिए अब हम लोग यहाँ पे एंट्री कर देंगे। सो लिटरल के लिए एंट्री कैसे करते हैं मैंने आपको बताई है, 0 0 0 और सिंपली आपको लिखना है 0 0 1। इस तरीके से हम लोग टारगेट कोड जनरेट कर सकते हैं। प्रैक्टिस से आपको इसमें और भी अलग अलग वैरायटी के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसमें और वैरायटी देखने वाले हैं और एक दो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि क्या कंफ्यूजन होता है, अगर मान लो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ इक्वल टू 5 है, यहाँ इक्वल टू 1 है और इस LTORG ने इन दोनों को यहाँ पे अलोकेट कर दिया। मान लो एक ही पुल के अंदर यहाँ भी इक्वल टू 5 हो और यहाँ भी इक्वल टू 5 हो, तो एक ही पुल के अंदर अगर दो लिटरल एक ही नाम से आ जाए तो क्या दोनों को अलग अलग मेमोरी स्पेस लगेगा? ऐसे अलग अलग सवालों के जवाब हम लोग नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन आपको प्रैक्टिस करना है। गुड बाय।